हेलो डॉल्फिन, आज हम लोग अपना जीएसटी का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है। दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल इवेंट्स। मतलब क्या है? इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? मैंने आप लोगों को बताया था जीएसटी का जो ये मॉड्यूल कर रहे हैं वो हम लोग किस लिए कर रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, किस लिए पढ़ रहे हैं ये वाला मॉड्यूल। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर ये हम जो पूरा क्लास कर रहे हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्यों समझ रहे हैं? समझ क्यों रहे हैं? देखो, पहले हमारे ये तो होगा जो हम समझ रहे हैं। ये एक क्या है, प्रोसेस है। पहले में समझना पड़ेगा हमारा रीजन क्या है, रिजल्ट क्या होगा। कभी भी हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइंट को अगर कोई नोटिस आया, या नोटिस क्यों आ सकता है, ये वजह जानने के लिए पहले से हम रेडी हो जाए। और अगर नोटिस आ गया तो उस नोटिस का जवाब कैसे दिया जाए, उसके लिए हमें उसका लॉ पता होना चाहिए कि अगर वो नोटिस आया है तो वो इस वजह से आया क्योंकि कानून ने लिखा ये था, हमने करा ये, इस वजह से नोटिस आ गया। अगर हम सही हैं तो इसका आंसर सही बना के देते हैं, सर देखिए आपने लिखा वो था, हमने वही करा। ठीक है। लेकिन क्लियरिटी उसमें ये थी, राइट। तो उन्होंने अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर कौन सी जगह से आपको ढूंढ के मिलेगा पूरे लॉ बुक में, वो आपको पता होना चाहिए। तो हर एक चैप्टर जो बनाया गया है वो हर एक चीज रीजन का बनाया गया है कि भाई आखिर जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो हर एक चैप्टर का एक रीजन है, जिससे आपको कुछ चीज पता चलेगी कि आपको ये कंपनी में फॉलो करना है। सेम चीज इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट क्या है? इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट है ये बताना कि आखिर जीएसटी लगता किस चीज पे, किस चीज पे जीएसटी लगता है। गुड्स से सर्विसेज पे। दुकान पे गुड्स रखे हुए हैं, क्या उस पे जीएसटी लग जाएगा? अगर दुकानों पे क्या रखा हुआ है, गुड्स रखे हुए हैं, तो क्या जीएसटी लग जाएगा उसके ऊपर? नहीं लगेगा। जीएसटी कब लगेगा? हाँ, जब उसमें कोई एक्टिविटी होगी। वो एक्टिविटी क्या होगी? सप्लाई। अब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैंने तुम्हें बता दिया, कानून ने बता दिया कि अगर तुम गुड्स को सप्लाई करोगे, गुड्स या सर्विसेज को, तो क्या लगेगा? सप्लाई क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने क्या करा, किसी ने, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे एज स्टूडेंट हो, आपने एक सर्विस दी किसी इंश्योरेंस एजेंट कंपनी को। आप तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो ना। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको अप्रोच करा कि आप अगर किसी बच्चे का इंश्योरेंस करवाते हो तो हम आपको कमीशन पे करेंगे। आपने उससे सर्विस प्रोवाइड करी, उसके बाद में आपको पैसे मिले कि नहीं मिले? क्या इस पे जीएसटी आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? कैसे पता चलेगा? ये सप्लाई तो है, ये सर्विस तो दी है, तो क्या जीएसटी लगाना नहीं चाहिए? बेसिकली हमें ये तो पता होना चाहिए कि सप्लाई की डेफिनेशन। आप आपने बोला नहीं, इसमें नहीं लगेगा। गवर्नमेंट के लिए नहीं, ये तो सप्लाई है तो फिर तो लगाना पड़ जाएगा ना। कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब है हमें ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन में सप्लाई में क्या आता है। डेफिनेशन को पूरा रीड करना पड़ेगा ना, हर एक बहुत सारे वर्ड्स है ना उसके अंदर। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो सप्लाई पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि किसे गुड्स बोला जाएगा और किसे सर्विस बोला जाएगा, और किसे गुड्स ना बोलो। भाई तुम अगर मान लीजिए यहाँ पे नौकरी कर, तो किसी का जॉब करने के लिए जाओगे, तो तुम उससे सर्विस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? दे रहे हो ना। सर्विस दे रहे हो तो उसको जो अपनी सैलरी का बिल, सैलरी जब मिलेगी उससे पहले आपको बिल बना के देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कि आप सप्लाई तो कर रहे हो ना सर्विसेज। तो इसका मतलब है ये आप कानून की नजर में तो, जीएसटी के लॉ की नजर में तो आ गए ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो सर्विस है या एज पर द लॉ, राइट। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमें ये पता चलेगा कि आखिर जीएसटी कब लगाना है। तो पहले जैसे मैंने बताया आप लोग को, जीएसटी किस चीज पे लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अभी मैं सिर्फ एक ब्रीफिंग कर रहा हूं, इसमें और डिटेल में जाएंगे हम। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड होता है? फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सप्लायर्स इफ फॉर एन कंसिडरेशन। हाँ, सप्लाई अगर आप कर रहे हो, और सप्लाई का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। कंसिडरेशन मतलब कुछ सप्लाई ऐसी है, जब आपने कुछ सामान बेचा, उसके बाद में आपको कुछ मिलेगा, राइट। और हो सकता है कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि जैसे आपने कोई सामान बेचा लेकिन आपको उसका कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं मिला। भाई, जैसे आपने क्या करा, आपके पास लैपटॉप था, या आपने अपने एम्प्लॉयज को एक एक अपना मोबाइल फोन क्या कर दिया, गिफ्ट दे दिया, तो उसके बीच में कंसिडरेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए हम कोई गुड्स लेकर आए और हमारे पास मोबाइल का स्टोर है, ओनर ने कहा एक मोबाइल मुझे चाहिए, तो वो बिजनेस से आउट हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या उसे सेल में दिखाना है या नहीं दिखाना है? क्वेश्चन आया ना दिमाग में।
अगर दिखाना था लॉ के ट्रेजर में और आपने नहीं दिखाया, तो उतने का टैक्स आपने कम जमा करोगे, और जमा करोगे तो नोटिस आएगा, नोटिस आएगा तो विद इंटरेस्ट पैसा आएगा, तो एम्प्लॉयर को तो नुकसान होगा ना। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आखिर वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। राइट, तो वही हम यहाँ पे जानते हैं। सप्लाई दो तरीके की होगी, एक जिसकी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, जैसे कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सच एज सेल्स। सच एज का मतलब क्या है? सप्लाई मतलब उन्होंने ब्रॉडर डेफिनेशन दे दी। कोई ये बोल सकता था कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसका मतलब है एक्सचेंज जब करेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप किसी को गुड्स के बदले गुड्स दे दोगे तो जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन उन्होंने इसलिए ब्रॉडर डेफिनेशन दे दी, उन्होंने ये नहीं बोला सेल्स कोई एक्टिविटी को बोला, उन्होंने बोला सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके अंदर सच एज एग्जाम्पल, जैसे कि सेल्स, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंसिंग, रेंटिंग, लीज, डिस्पोजल, ये सब क्या है, किसके अंदर आता है? सप्लाई के डेफिनेशन में। मेड और टू बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दर। और इंपॉर्टेंट क्या है उसके अंदर? वो जो आपने सप्लाई की है वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए। नहीं समझ में आया? मान लीजिए आपने कोई गुड्स लाया, अब आप कोई गुड्स लेकर आए अपने घर के लिए, आप शूज लेकर आए, खरीदा आपने। अब आप लेकर आए शूज, आपके पड़ोसी आया, उसने कहा, या फिर आपके भाई आया, उसने कहा यार कि मुझे, आपका कजन वगैरह आया, आप उन्होंने कहा कि मुझे शूज दे दो। ठीक है ना, तो आपने उस शूज को उसे बेच दिया, कुछ ज्यादा दाम में बेच दिया या कम दाम में दिया, वो आपकी मर्जी है। आपने जब उसे बेचा, उसके बाद में कुछ कंसिडरेशन आया, गुड्स है, तो सप्लाई की डेफिनेशन में आना चाहिए, लेकिन वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी, तो इसका मतलब है फिर भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसका मतलब है सप्लाई का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर क्या क्या चीज होना चाहिए, एक तो वो गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, उसके बाद में कुछ कंसिडरेशन के रूप में आना चाहिए, कंसिडरेशन के रूप में आना चाहिए। दूसरा, वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी का फर्दर बिजनेस के लिए इस्तेमाल, तो वो क्या कहलाएगी? मेरी बात समझ में आ रही है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी, वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी। और वो चाहे पर्सनल यूज के लिए हो बिजनेस यूज के लिए, जैसे कि एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस होती है तो वो क्या करती है, अब वो किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए कोई मेकअप आर्टिस्ट को बुलाती है बाहर से, इंडिया के बाहर से, और अपना मेकअप करवाती है। तो वो तो एक बिजनेस हो गया उनका, उस पर्पज के लिए उन्होंने सर्विस ली, तो उसको तो जीएसटी उन्हें देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी पार्टी में जा रही है, पर्सनल पार्टी, तो भी उन्हें क्या देना पड़ेगा? एक्सक्यूज में, जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तब भी आपका कुछ सप्लाई इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ इंपोर्टर सर्विसेज, ये अभी हम देखते हैं इंपोर्टर सर्विसेज क्या हुआ। ठीक है, इंपोर्टर सर्विसेज बाय द पर्सन फॉर रिलेटेड पर्सन फ्रॉम एनी ऑफ दिस अदर एस्टेब्लिशमेंट अदर आउटसाइड इंडिया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एजेंसी एक्टिविटीज, मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये सप्लाई वो सप्लाईज होंगी जिस कंडीशन में क्या होगा, कंसिडरेशन कुछ मिलेगा नहीं, उसके बावजूद उसे सप्लाई की डेफिनेशन में डाला जाएगा। और अगर सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया तो इसका मतलब अगर आप वो किसी को दे रहे हो तो उस पर जीएसटी लगेगा। आधी बात समझ में मेरी? अभी हम इसे और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो मैंने क्या बोला, इसकी क्लेरिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लेरिफिकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वर्सेस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब ये जानना पड़ेगा कि आखिर गुड्स किसे बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स किसे बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो जैसे अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट मतलब मैंने कोई गुड्स आपको पहुंचाना है, गुड्स मूव हो रहा है, तो उस केस में सेल, ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ। अगर राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ये गुड्स तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ओनरशिप तुम्हारी नहीं है, तो वो क्या होगा? सप्लाई ऑफ। बिजनेस एसेट्स, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, बिजनेस एसेट्स है पर्सनल, अगर क्लोजर हो रहा है, बिजनेस क्लोज हो रहा है, और उस टाइम पे अगर आप कोई एसेट्स को बेच रहे हो तो वो भी क्या कहलाएगी? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ। रेंटिंग लीज समझ में ही आ रही है, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहे हो, आपका घर है, आपने उसे रेंट पे दे दिया, ठीक है ना, तो वो क्या है? सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अंडर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, उसमें पैसे आते जा रहे हैं, तो वो क्या है? आप सर्विस दे रहे हो ना, सप्लाई ऑफ सर्विस। और कंप्लीट हो गया तो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ना तो गुड्स। अगर आपने घर बेचा ना, तो ना तो वो गुड्स है ना तो सर्विस है, और अगर वो गुड्स और सर्विस नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेशन में नहीं आ रहा ना सप्लाई की। सप्लाई का मतलब है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑन विच कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, ऑन विच एंड दैट इज योर बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है ना?
तो वो आपकी क्या होगी? अब ये ना तो सप्लाई है ना तो जो आपका घर बेचते हो ना आप, घर बेचते हो बना बनाया, वो आपका ना तो गुड्स है ना तो सर्विस। ठीक है, मैंने कहा मना करा, यही तो जान रहे हैं हम लोग, हम खरीदने पे नहीं जान रहे। जीएसटी की लायबिलिटी खरीदने पे नहीं है, सेल करने पे हम यही तो जान रहे हैं कि हम कब, जब जब कोई सामान बेचेंगे तो जीएसटी कब लगाना है। हम खरीदने में नहीं जान जान रहे, क्योंकि लायबिलिटी खरीदने पर नहीं है, किस पे है? सेल पे है। ठीक है, तो वही तो जान रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर वही तो बताया जा रहा है, अगर आप ये करते हो तो आपको जीएसटी लगा के बेचना पड़ेगा। हाँ, अगर हमने कोई घर बेचा, तो घर घर ना तो गुड्स है ना सर्विस। घर बना के बेचते हैं ना, जैसे पूरा बना दिया, उसे बेचेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। गवर्नमेंट ने बोला है, घर ये घर हमारी नजर में गुड्स नहीं है। तुम बोलोगे तो गुड्स बेच रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला हम नहीं मानते इसे गुड्स। जब नहीं मानते तो वो डेफिनेशन में क्या लिखा गया था? जब गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज उस डेफिनेशन में से बाहर आ गया ना वो। घर गुड्स एंड डेफिनेशन में लिख दिया ना उन्होंने कि घर डेफिनेशन में नहीं आता, तो इसका मतलब इसमें जीएसटी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? जो भाई दिखते नहीं है, तो अगर आपने उसे टेम्परेरी इस्तेमाल करने के लिए किसी को दिया, जैसे कि आपने पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स अगर आपने किसी को दिए हैं, तो अगर वो दिए हैं सिर्फ सर्विस इस्तेमाल दी है, फिर तो सर्विस है। और अगर आपने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, फिर तो गुड्स हो गया। ऐसी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर अगर आपने कस्टमाइज करके दिया है, तो फिर तो क्या होगा? सर्विसेज। और अगर कोई रेडीमेड का सॉफ्टवेयर है, वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर उसे आपने बेच दिया, तो वो क्या है? ऐसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था आपको क्या होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, याद है वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जिसके अंदर, जैसे कि घर बनाते हैं, जब हम घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते हुए जो हम गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं ना, सर्विसेज देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बना करके। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? जैसे आप घर बना रहे हो या आप बिल्डिंग बना रहे हो किसी की, तो उसके अंदर गुड्स भी दे रहे हो, सरिया ईंट, ठीक है ना, ये सब दे रहे हो, और सर्विसेज भी दे रहे हो, दोनों चीजें इन्वॉल्व है। तो उस केस में वो सर्विस होगी या गुड्स होगा? सर्विस होगा। सर्विस होगा, दोनों नहीं होंगे। केटरिंग इज अ सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है। अभी हम इसे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। नो सप्लाई, किसको सप्लाई ना माना जाए, ना ये सप्लाई नहीं होगी। जैसे कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोर्ट में कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है ना, सर्विस बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, एमपी, एमएलसी, एमएलए, पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बॉडी, mortuary services, optional claim other than lottery, betting, gambling, sale of land, completing building, completed building, entity or entity, high seas, सेल्स ऑफ कस्टम वेयरहाउस, इनको हम अभी बात करते हैं। और ये मैंने एक बताया था आपको सेक्शन 8 में, कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई बताई थी मैंने क्या होती है, क्या होती है, क्या बताया था कंपोजिट सप्लाई? हम्म, हाँ जी शिखा जी, क्या बताया था? अरे कंपोजिट, ऐसे भी ना बताएंगे। आप कंप्लीट बताओ ना, अधूरा अधूरा ज्ञान किसी को दोगे तो समझ में कैसा आएगा? अगर आप ये बोलोगे कि प्रिंसिपल सप्लाई पे लगता है, मैंने क्या बताया था कि ये तो रिजल्ट है। हम पहले बताएंगे तो कि कंडीशन क्या है, टैक्स एलिमेंट क्या हुआ, कि जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को मिला के बेचा जाता है, जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को मिला के बेचा जाता है, और वो नेचुरली बंडल है, वो हमने बंडल बनाया नहीं है, वो अपना नेचुरली बंडल है, और उसमें एक सप्लाई ऐसी है जिसकी वजह से वो सारी सप्लाई हो रही है, जोड़ के बिक रही है, एक साथ मिल के बिक रही है, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल सप्लाई। तो उसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट सप्लाई। उसके वजह से, तो जो पूरे पैक के ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो किस को क्या लगेगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हमें समझाने का तरीका ये होगा। ठीक है, पूरा डेफिनेशन। नेक्स्ट देखिए आप आगे। अब बात करते हैं, इसे डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल में जाते हैं। ठीक है, अब इसको एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, जो मैंने अभी आपको पूरा बताया है उसी को हम पूरा डिटेल में सीखेंगे। मीनिंग ऑफ सप्लाई, इफ फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है ना, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो,
सप्लाई का मतलब क्या होगा, ये जानना चाह रहे हैं। जनरली मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज, मतलब अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज, किसी भी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करी, जैसे कि सेल करा, अब वो सप्लाई तो में आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे कि आपने सेल करा किसी, ट्रांसफर करा या बार्टर करा। बार्टर का मतलब क्या हुआ, अ डॉक्टर है प्रोवाइडेड द मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू दी बार्बर। बार्बर को किसी ने क्या सर्विस प्रोवाइड, मतलब डॉक्टर ने सर्विस किसे प्रोवाइड करी, एक बार्बर को, फॉर विच कंसिडरेशन फॉर विच वाज इज द फॉर्म ऑफ हेयर कटिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बार्बर, मतलब बार्बर बार्टर हो गया ना, तो बार्टर का मतलब क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा कि भाई बार्बर को बोला कि हम तुम्हारे को एक सर्विस, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट कर दिया उसका, और उसके बदले उसने क्या कर दिया, उसका बाल काट दिए, ठीक है ना, तो दोनों क्या हुआ आपस में, सर्विस के बदले सर्विस दे दिया डिलीवर, तो ये क्या हुआ, बार्टर हो गया। बाबा हैज प्रोवाइड हेयर कट सर्विसेज टू दी डॉक्टर फॉर कंसिडरेशन was in the form of medical consultancy services provided by the doctor. Exchange का मतलब क्या हुआ, exchange का मतलब तो आपको बताइए, when a new car worth 5 lakh is purchased in exchange of an old car along with the monetary consideration of 4 lakh paid for the said purchase, मतलब पुरानी कार थी कोई, वो बेच दी और एक नई कार खरीद ली, कुछ पैसे दे दिए और कुछ एक पुरानी कार आ गई उसके पास, तो दोनों चीजें आ गई ना, मॉनेटरी बेनिफिट भी आ गया, 5 लाख रुपए की कार बेची, परचेज करी, जिसमें उसने ओल्ड कार अपनी दे दी, ठीक है ना, और बाकी जो पैसे हैं, वो जो पैसे बने वो फिर दे दिए। करेक्ट है, तो कंसिडरेशन मॉनेटरी फॉर्म में भी आया और इन काइंड में भी आया, तो दोनों ही फॉर्म में ये क्या है, कंसिडरेशन के रूप में आया है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, एक्सचेंज। License, renting, disposal, made of agree to made for a consideration by a person in the course of furtherance of business। अब ये सप्लाई में देखे आया, देखो पहला पॉइंट क्या था, सप्लाई ऑफ इंक्लूड, ये सारी चीजें, प्लस तीसरी चीज क्या है, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर द कंसिडरेशन, मतलब ये बात की गई है कि जो सामान हम बेच रहे हैं उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन मिलेगा, ये मिल रहा है, ये होना चाहिए। वो ये बोल रहे हैं सप्लाई क्या होगा, जब कोई गुड्स या सर्विसेज को क्या करा जाएगा, सप्लाई किया जाएगा। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये सारी एक्टिविटीज सेल्स वगैरह, ठीक है ना, और उसके बाद में कुछ कंसिडरेशन आएगा, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि इन कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, और ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए। ये तीनों चीजें अगर होती हैं तो क्या होगा, जीएसटी की लायबिलिटी में आ जाएगा और वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही बात समझ, उज्ज्वल जी नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है ना। पहला पॉइंट समझ में आया, जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई। फिर उसके बाद है स्पेशल मीनिंग ऑफ सप्लाई। स्पेशल मीनिंग क्या हुआ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दर सर्विस, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी है, इंपोर्ट का मतलब तो ये समझ में आया ना, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करी कोई सर्विसेज, तो चाहे आपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए लियो, चाहे आपने ऑफिशियल इस्तेमाल, उसके ऊपर सप्लाई, वो सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा और आपको उसको जीएसटी देना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा होगा कि कितनी वैल्यू पे देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा, वो क्या चीज होगी, वो आगे के चैप्टर में बताया जाएगा, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर, हर एक चैप्टर बनाया गया है जिसकी एक वजह है। अभी हम क्या सीख रहे हैं, जीएसटी कब लगेगा, जीएसटी कब लगेगा, जब वो सप्लाई कहलाएगी। पर सप्लाई का डेफिनेट मतलब क्या होता है, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो क्या होगा, और कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो क्या होगा, राइट। तीसरा केस क्या है, एक्टिविटी स्पेसिफाइड द शेड्यूल वन मेड एग्रीड टू बी एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन शैल ट्रीटेड एज अ सप्लायर, मतलब ये चीज को कुछ ये बोल रहा है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा, जिसमें क्या होगा, कंसिडरेशन नहीं होगा, जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा उसके बावजूद आपको उसके सप्लाई मानना है। वो ये क्या कह रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें आप कुछ सामान बेचोगे, उसमें कुछ मिलेगा नहीं, उसके बाद क्या, उसके बावजूद आपको क्या मानना है उसे, नहीं। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है, वो शेड्यूल वन में बताएगी, किसमें बताएगी, शेड्यूल वन में, शेड्यूल वन में। आगे देखते हैं। अब ये शेड्यूल वन आ गया तो इसका मतलब शेड्यूल वन पढ़ना जरूरी है कि नहीं है। अब वो सब सर्विसेज पढ़ रहे हैं जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, उसके बावजूद आपको क्या मानना पड़ेगा, प्लान। क्लियर है। तो देखो, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, अगर आपने किसी को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया एसेट, जैसे कि आपने बिजनेस की, आपने के पास कोई कंप्यूटर था, एसी था, आपने उसे बोल दिया ले भाई तू आज के बाद ये तू ले जा ले, और मेरे को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, या हमारे काम किसका है, मोबाइल का कारोबार है, और मैंने वो मोबाइल किसी को ऐसी रैंडम पर्सन को दे दिया कि लो तुम ये रख लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, करेक्ट है ना। अब इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं। परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर वेयर इनपुट क्रेडिट
इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेयर्ड ऑन सच एसेट, मतलब क्या है? आपने कोई 4 मोबाइल खरीदे, कितने से मोबाइल खरीदे? 4 मोबाइल खरीदे। एक मिनट। आपने 4 मोबाइल खरीदे, और 4 मोबाइल में से चारों पे 1-1 हजार रुपए का आपने टैक्स दिया। एक 4 हजार रुपये आपने टैक्स दिया इसका मतलब, तो 4 हजार का इनपुट रखा हुआ है। इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इनपुट समझ में आता है। परचेज करते हुए आपने इनपुट दिया। आपने एक मोबाइल उसमें से क्या दे दिया अपने। अब आपने क्या करा, एक मोबाइल सेल करा, और उसकी सेल की कीमत इतनी बनाई कि उसके ऊपर आउटपुट कितना है उस महीने? 5 हजार। कितना है आउटपुट? कितना है? 5 हजार। इस महीने इनपुट कितना रखा हुआ? तो पूरे 4 हजार का आउटपुट आप ले सकते हो ना। ये तो हमारे पास, हमें पता है कि 1 to 1 नहीं चलता। हम ये देखते हैं पूरे महीने भर में कितना इनपुट है और पूरे महीने भर में आउटपुट कितना है। तो 5 हजार रुपये में देना है गवर्नमेंट को, और 4 हजार रुपये हमारे पास रखा भाई। तो हमने 4 हजार पूरा माइनस कर करके, और उसके बाद 1 हजार रुपये गवर्नमेंट को दे दिया। इसका मतलब है उस चारों के इनपुट का बेनिफिट में मैं ले चुका हूँ, और एक ही प्रोडक्ट उसमें से बिका है। 3 अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं। उसमें से एक मैंने क्या करा, होशियारी कर करके किसी को कैश में भेज दिया, और मैंने उसे बोल दिया कि ये तो मैंने फ्री में दे दिया किसी को। जब मैंने फ्री में दे दिया तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन से बाहर हो गया ना। गवर्नमेंट ने तो बोला था कि अगर कोई सामान बेचते हो उसकी कंसिडरेशन मिलेगा तभी आपको सप्लाई में दिखाना है। तो उसका तो जीएसटी बच गया, नहीं बच गया? और उसका इनपुट का बेनिफिट भी ले लिया हमने। ले लिया ना। इनपुट का बेनिफिट ले लिया आपने, और आप कह रहे आपने उसे किसी को फ्री में दे दिया। गवर्नमेंट कह रही है हम इतने बेवकूफ नहीं है। अगर आपने किसी एसेट्स का इनपुट का बेनिफिट ले लिया है, तो आप उसे किसी को फ्री में दो चाहे कैसे भी दो, हम ये मान लेंगे उस आपकी सेल हुई, और उसे सेल दिखाओ। किस रेट पे दिखाओगे, वो हम पढ़ेंगे किसमें, वैल्यू सप्लाई। अगर आप बोल रहे हो कि मेरा इसका कुछ कंसिडरेशन नहीं आया सर, ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया किसी को, तो दे दिया तो दे दिया, कोई बात नहीं, उसे सेल में दिखाओ। उसके बाद जीएसटी जमा करो, क्योंकि आपने उसके ऊपर इनपुट ले लिया था। हाँ, अगर आपने उसका इनपुट नहीं लिया है और आप उसे अपने बिजनेस से आउट करना चाह रहे हो, तो फिर तो ठीक है, क्योंकि फिर तो वो आपका कंज्यूमर, आप एज कंज्यूमर बन गए ना उसके। और कंज्यूमर के ऊपर कोई तो बात नहीं, फिर तो आपने जो टैक्स पे करा वो ठीक है। मेरी बात समझ आ रही? अगर आपने उसका इनपुट ले लिया है, फिर आप उसको किसी को भी दोगे तो वो फ्री में दो, चाहे कंसिडरेशन आए या ना आए, उसके बावजूद आपको उसके ऊपर जीएसटी पड़ेगा। वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। पहली बात समझ में आ गई? समझ में आ गया परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स? आ रहा है सभी को समझ में? क्वेश्चन आ तो नहीं रहा अभी कोई? आगे बढ़े। नेक्स्ट, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अब ये क्या हुआ? होता क्या, रिलेटेड पर्सन एक डेफिनेशन है। रिलेटेड पर्सन बार बार आपको सुनने के लिए मिलेगा कि अगर आपने किसी रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया है, तो रिलेटेड पर्सन कौन सा होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके बाद आगे आगे वाले डेफिनेशन में रिलेटेड पर्सन की पूरी लॉफुल डेफिनेशन बताऊंगा, जिसमें हो सकता है मेरी फैमिली मेंबर, पार्टनर कंपनी के, वो भी क्या होते हैं, कंपनी के रिलेटेड पर्सन होते हैं। कंपनी के लिए डायरेक्टर्स, उसके डायरेक्टर, तो ये क्या हो गया उसके रिलेटेड पर्सन। या किसी ने जो हमारी कंपनी को होल्ड किया हुआ है, उस बंदे को अगर कोई गुड्स दे रहे हैं हम, और कंसिडरेशन कुछ नहीं आ रहा है, तो हम, भाई अगर मैं अपने फैमिली मेंबर को कुछ दूंगा, या मैं अपने पार्टनर्स, कंपनी पार्टनर्स को जो कुछ कुछ देगी, करेक्ट है, मैं बिजनेस एसेट दे दिया, तो वो पैसे को ना देगा उसके। उस केस में क्या होगा? वो भी क्या है, सप्लाई की डेफिनेशन है। वो ये बोल रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन टीम डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है ना, विच व्हेन मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर वो आपका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का पार्ट है। हाउ गिफ्ट अप टू, लेकिन उसमें एक एग्जाम्पशन है। हाउ गिफ्ट अप टू 50,000 इज वैल्यू इन द फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर शेल नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई। मतलब आप अपने एम्प्लॉय को, वो भी आपका रिलेटेड पर्सन ही कहलाता है, अगर आपने उसे 50,000 रुपए तक का गिफ्ट दिया है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने उससे ऊपर दिया 1 साल के अंदर उसे, या किसी रिलेटेड पर्सन को कोई भी गुड्स दिया, फ्री में देते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको आप जीएसटी में, सप्लाई में दिखाओगे और सेल में दिखाओगे। आगे बात सुन। तीसरी चीज है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा सेक्शन, इसका सर्कुलर आया था 557/31/2018, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, मतलब क्या है? अब देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक, और मेरा मेरा कारोबार, मैंने एक सेला कोई में क्या खोला, सेला कोई तो इंडस्ट्रियल एरिया मान लीजिए, वहां पे मैंने खोला एक फैक्ट्री डाली शूज की। अब हम लोग जो क्या, जितने भी हमने गुड्स लिए हुए हैं, अभी हम लोगों ने यूज कर रहे हैं, अभी हम, वो सभी हम लोगों ने फैक्ट्री से तो खरीदे, है ना? फैक्ट्री से तो खरीद के लेकर आते हैं हम लोग। हाँ, है तो यहीं रहो ना, मसूरी क्यों जा रहे हो? मसूरी पहुंच जाते हो बस, है।
थोड़ी देर लंबी क्लास होती है तो कहाँ पहुंच गए, कहीं बादलों में पहुंच गए, पता नहीं कहाँ नहीं, यही पर हो। हम लोगों ने फैक्ट्री से तो नहीं खरीदे ना, हम तो कहाँ से होते हैं, अपने लोकल मार्केट से खरीदते हैं। तो अगर मैंने कोई फैक्ट्री खोली है शूज की, तो मुझे पता है कि कंज्यूमर मेरे पास डायरेक्टली तो आएगा नहीं, मुझे लेकिन ये सामान बिकवाना है। तो मैं कैसे बिकवाऊँ? तो मैं क्या करूंगा, एक एजेंट रखूंगा और उसे बोलूंगा अपने दुकान पे शोरूम में ये रख ले सामान, और इसे बेचता रहिए, और जब बेचता रहेगा सामान पैसे देता रहना। अब मैं गुड्स वहां से अपने यहाँ भेज रहा हूँ, तो क्या वो पैसे मुझे देगा उससे? भाई अगर मैं अपना कुछ माल उसकी दुकान में भेज रहा हूँ तो वो बोलेगा ना रख ले, तो मैं जब भेजूंगा तो उस टाइम वो मुझे पेमेंट करेगा उसकी? नहीं करेगा। जब सेल होगी तभी तो करेगा, लेकिन वो गुड्स तो मेरा वहां से वहां पहुंच रहा है ना, तो गवर्नमेंट कह रही है हमारी तरफ से वो सेल हो गई, हमारी तरफ से वो क्या है, सेल हो गई। आप उसका सेल का बिल काट के दो और उसके ऊपर जीएसटी जमा करो, जितना ही माल भेजना। करेक्ट है ना? अब वो बिल कितने रेट का उठेगा, क्वेश्चन आएगा कि अभी तो पता ही नहीं सर वो कितने का बिकेगा, हमने तो 100 200 का लगाया और मान लीजिए उसने 180 रुपए का 190 रुपए का बेच दिया, तो वो बात अलग है, वो हम लोग जानेंगे कैसे दिखानी है, वो रेट क्या बनाने हैं, वो रेट क्या बनाने हैं वो बाद में देखेंगे। बट अभी कंसर्न क्या है कि बिल बनेगा, सेल की डिफिनेशन में आएगा, सप्लाई की डिफिनेशन में आएगा, चाहे कंसिडरेशन आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसी एजेंट की दुकान से अगर बिका नहीं तो वो वापस भेजेगा, तो वो भी क्या कंसिडरेशन तो कुछ नहीं आएगा, वो भी क्या बना के देगा। तो एजेंट टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू एजेंट, इसे अभी डिटेल में अभी स्टडी करेंगे आगे। तो समझ में आपको शेड्यूल 1 समझ में आ रहा है? ये सब कुछ मैं अपने आप से नहीं लिखा हुआ, एज पर द लॉ बता रहा हूँ, जो लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो सिनेरियो है, Mr. A appointed Mr. B to procure certain goods from their market. Mr. B identifies various suppliers who can provide the goods as desired by the Mr. A and asks the suppliers, Mr. C, to send the goods and issue the invoice directly by the Mr. A. ठीक है ना? In this scenario, Mr. B is also acting as a procurement agent and has its no way involving himself in the supply of the receipt of the goods. Hence, it's according with the provision of this, Mr. B is not an agent. Mr. A for supply of goods is certain schedule 1. मतलब क्या वो ये कह रहे हैं, देखो मिस्टर ए और मिस्टर बी है, मिस्टर ए अपॉइंटेड मिस्टर बी, मिस्टर ए ने बी को अपॉइंट करा टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से कुछ गुड्स मंगाने के लिए। तो मिस्टर बी ने आइडेंटिफाई करा वेरियस सप्लायर्स, मतलब मिस्टर ए को कुछ चाहिए था, सामान चाहिए था, तो उसने किसी को बोला, बी को बोला सर मेरा अरेंजमेंट करवा दो, कैसे दिलवा दो। तो उसने बी ने क्या करा, आइडेंटिफाई करा वेरियस सप्लायर्स को ढूंढा, हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर बाय द मिस्टर, मिस्टर को जो गुड्स चाहिए उसके लिए वो वेंडर ढूंढने लगा। एंड आज द सप्लायर मिस्टर सी, सी पर मिल गया उसे, टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू मिस्टर ए, मतलब बी ने बोला सी को कि भैया तुम जो गुड्स है ना, वो ए के नाम पे बिल बना देना उसका और उसे गुड्स भेज देना। ए को गुड्स चाहिए था, तो उसने बी को बोला सर कहीं से करवा दो, आपकी मार्केट में बहुत जान पहचान है, आप कहीं से गुड्स अरेंज करवा सकते हो। ना ठीक है मैं देखता हूँ, सप्लायर मार्केट में देखे तो एक सी मिल गया, तो सी को बोला सर गुड्स गुड्स सही है, लेकिन आप जो बिल बनाओगे वो मिस ए के नाम पे बनाना। ठीक है ना? गुड्स इशू टू दी इनवाइस टू दी, इन दिस सिनेरियो मिस्टर बी इज ओनली एक्टिंग एज अ प्रोक्योरमेंट एजेंट। तो इस केस में बी ना तो कोई सप्लायर है, वो तो सिर्फ एक एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, एंड हैज इन नो वे इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन दी सप्लाई ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। इस कंडीशन में क्या है, ना तो उसके पास गुड्स आ रहे हैं जिससे वो पहुंचे, गुड्स तो उसके पास पहुंच ही नहीं रहे, वो तो डायरेक्टली कहां पहुंचेंगे, सी से ए की तरफ। Hence, in accordance with the provision of this act, Mr. B is not an agent. Mr. B not an agent for the Mr. A for supply of goods in the terms of इस केस में उन्होंने बोला hence according with the provision Mr. B is not an agent of a Mr. A for the supply of goods, मतलब वो एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, वो उसकी तरह उसके लिए शेड्यूल 1 में आ जाएगा, शेड्यूल 1 की कंडीशन में आ जाएगा और उसको सप्लाई कर जाएगा। ठीक है? मिस्टर बी ने बोला ना, मिस्टर बी इज ओनली एक्टिंग एज अ प्रोक्योरमेंट एजेंट एंड हैज टू नो वे नो वे इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इससे मतलब उसके बाद ना गुड्स आ रहे हैं। करेक्ट है ना? हेंस द अकॉर्ड इन द अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मिस्टर बी इज नॉट एन एजेंट ऑफ अ मिस्टर मिस्टर ए फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1। इस केस में वो एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, शेड्यूल 1 के हिसाब से इस केस में एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि ना तो उसके पास गुड्स आ रहे हैं, मैंने क्या बोला था वो गुड्स उसके पास पहुंचे फिर उसने बेचा, लेकिन यहाँ तो गुड्स पहुंचे नहीं ना उसके पास, भाई हमने गुड्स दिए ही नहीं, तो इस केस में वो शेड्यूल 1 की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरा सिनेरियो देखो, मिस्टर एक्स वाई जेड अ बैंकिंग कंपनी अपॉइंटेड मिस्टर बी
ऑक्शनियर, ऑक्शनियर, ठीक है ना, मिस्टर ए ऑक्शनियर हुआ टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स। द ऑक्शनियर अरेंजेस फॉर द ऑक्शंस एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बिडर्स, ठीक है ना। अब बैंकिंग कंपनी है, उसने कहा कि ठीक है भाई, मिस्टर बी की कोई कंपनी है, बी है बंदा है, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा ये जो ऑप्शन करो कि नीलामी करवाओ। तो नीलामी के लिए उसने क्या करा, मिस्टर बी को अपॉइंट करा, और फिर मिस्टर बी ने अरेंज करा उस पूरे ऑप्शन को, और कहा कि कौन कौन उस ऑप्शन में बिड करेंगे। द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर मिस्टर XYZ। The invoice for the supply of goods in issued by Mr. XYZ to the successful bidder। भाई जिसने ज्यादा बिल लगाई थी उसको XYZ ने बिल दे दिया। In this scenario, the auctioneer is merely provided the auctioneering services with no rule played in the supply of goods. Even this scenario, Mr. B is not an agent of the Mr. XYZ for the supply of goods above schedule। इस केस में भी वो नहीं है, क्योंकि ना तो उसके बाद गुड्स है, वो डायरेक्टली किसके पास से जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के जो मैंने बताया था ना, तीसरा केस क्या था, सर्विसेज अगर इंपोर्ट की जा रही है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर से आ जाओ वापिस, हम लोग पढ़ रहे हैं वो केस शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 ये बोलता है कि कौन कौन सी सर्विसेज या गुड्स ऐसी है जब आप सप्लाई करोगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व, उसके बावजूद उसे क्या मानना है, सप्लाई मानना। तो उसमें लास्ट केस है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन। द अमेंडमेंट is to ensure the import of services by the entities which are not registered under GST for intents who are only making exemption supply but are otherwise engaging the business activity in tax when services received from the related person for any their establishment outside India from the related person for any of his other establishment outside India in the course of returns of income। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पे एक सीए फार्म खोला और मेरी एक ब्रांच है यूएसए में जो इंटीरियर डेकोरेशन करती है। मैंने उनसे बोला कि यार मेरी ब्रांच है ना, मैंने मेरी उसका क्या पेरेंट कंपनी तो मेरी है, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे रिलेटेड पसंद है, तो मैंने कहा यार आप एक काम करो, मेरे यहाँ कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दो और यहाँ पे इंटीरियर डेकोरेशन कर दो इस ऑफिस का, तो मैं उसे पेमेंट करूंगा, नहीं कंसिडरेशन कुछ जाएगा नहीं, उसके बावजूद वो सप्लाई की डेफिनेशन आ जाए। अगर आपने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करी है आउटसाइड द इंडिया से, ठीक है ना, और वो आपकी आपकी स्टेब्लिशमेंट है या आपके रिलेटेड पर्सन की स्टेब्लिशमेंट है, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। रिलेटेड पर्सन वैसे मैंने मोटा मोटा बता दिया है, आपका फैमिली मेंबर या फिर आपका डायरेक्टर या आपका पार्टनर, उनकी वो क्या कहलाएंगे, आपके रिलेटेड पर्सन। अगर आपने उनसे कोई सर्विसेज ले ली है, करेक्ट है ना, तो और आपका बिजनेस और वो सर्विस आपने जो ली है वो फर्दरनेस ऑफ बिजनेस के लिए ली है, आप सर्विस उससे अपना बिजनेस जनरेट करोगे, तो वो क्या कहलाएगी, वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी, आप उसको जेसी बनाना पड़ेगा। इतना समझ में। तो ये पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर कौन सी सप्लाई ऐसी होगी जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा, इसके बावजूद भी उसे जीएसटी बना रहा है। और उसके बाद की बात हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।